हेलो एवरीबडी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब लोग? माय नेम इज महक बाफना एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। एज इज इंडिकेटेड बाय द थंबनेल, हम बात करने वाले सोसाइटीज के बारे में। दैट वन थिंग व्हिच मेक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसलिए हम इतना ज़्यादा दिल्ली यूनिवर्सिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि इसका सोसाइटी कल्चर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो समझते हैं कि सोसाइटीज़ क्या होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। अगर तुम्हारा नहीं हो पाता है कोई भी रीज़न की वजह से, तो क्या तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें दुखी होना चाहिए, या फिर इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट आर सोसाइटी। सोसाइटीज क्या होता है? तो लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो सोसाइटीज कुछ भी नहीं है, एक स्टूडेंट लेड यूनियंस या फिर क्लब्स हैं, ग्रुप्स हैं जो पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हैं। हर सोसाइटी का अपना अलग एक ऑब्जेक्टिव होता है जो उसको दूसरी सोसाइटी से डिफरेंट बनाता है। तो ये तो है एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटीज़ के बारे में। यूजुअली हर कॉलेज में जो सोसाइटीज़ होती है वो मतलब अगर तुम रफली देखना चाहो तो एक ही टाइप की होती हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। बस हाँ, कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो किसी पर्टिकुलर कॉलेज की स्पेसिफिक होती है, बट बहुत सारी कॉमन सोसाइटीज़ है, जैसे इनैक्टिस है, 180 DC है, जो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम्हें हर कॉलेज में मिल ही जाएगी। तो ब्रॉडली सोसाइटीज़ के नाम बदल सकते हैं, पर जो डोमेन्स हैं अलग अलग सोसाइटीज़ के अक्रॉस यूनिवर्सिटीज़ सेम ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे कॉमर्स सोसाइटी है तो कॉमर्स से रिलेटेड काम करेगी, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काम करेगी, फाइनेंशियल लिटरेसी सेल है तो फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करेगा। तो ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर सोसाइटी के बारे में, जिससे रिलेटेड वो फेस्ट करवाते हैं या फिर कुछ भी सेमिनार्स वगैरह करवाते हैं। तो ये तो हो गया कि व्हाट आर सोसाइटीज। नाउ लेट्स डेल्व इनटू द अदर टॉपिक. So the next dimension that we are going to cover about societies is that why they are important. Societies important होती क्यों हैं? देखो, नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जो तुम कॉलेज में आके रियलाइज करोगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, और सोसाइटीज़ वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है जिससे तुम एक्सटेंसिव नेटवर्क जो है अपना क्रिएट कर सकते हो। तुम हो सकता है कि पीयर्स के अक्रॉस नेटवर्क क्रिएट करो, अदरवाइज कॉर्पोरेट जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके साथ क्रिएट करो थ्रू फेस्ट, सेमिनार्स। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें तुम इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो, ये अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इन्हांस कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स इन्हांस कर सकते हो, और बहुत हद तक अपनी कॉलेज लाइफ को फुलेस्ट जी भी सकते हो। तो ये तो है सोसाइटीज़ के कुछ बेनिफिट्स, और क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ताकि तुम्हें बहुत डिफरेंट चीज़ें जो है वो सीखने को मिलता है। बहुत टाइम कंस्ट्रेंट्स के अंदर काम करने में समझ में आएगा, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स में कैसे काम करते हैं, क्लासेस और एक्स्ट्रा करिकुलर्स को कैसे मैनेज करते हैं वो सीख जाओगे। तो इसलिए सोसाइटी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, विच इज़ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या होता है सोसाइटीज़ का? स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है कि फर्स्ट ईयर में यूजुअली, देखो ये मैं ना एक बहुत ब्रॉड टर्म्स में बता रही हूँ, हो सकता है कि हर सोसाइटी में थोड़े बहुत चेंजेस हो, पर ब्रॉडली यही रहता है कि जो फर्स्ट ईयर में फ्रेशर्स होते हैं वो जूनियर मेंबर्स या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की तरह काम करते हैं, एंड फेस्ट के अक्रॉस या फिर जो भी सोसाइटी का काम है उसके अंदर हेल्प करते हैं सीनियर मेंबर्स की। अब जो सीनियर मेंबर्स होते हैं जो कैबिनेट होल्ड करते हैं या फिर POR होल्ड करते हैं, वो होते हैं यूजुअली सेकेंड ईयर्स के। अब कुछ सोसाइटीज़ में हो सकता है कि जो कोर कैबिनेट हो वो थर्ड ईयर का भी हो, पर यूजुअली सेकेंड ईयर जो है वो ही से जो है सीनियर कैबिनेट बनता है, एंड यूजुअली थर्ड ईयर का बहुत ज़्यादा लेटेंट रोल होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं होता, एडवाइजरी बोर्ड की तरह वो काम कर सकते हैं। पर जो सेकेंड ईयर्स होते हैं, यूजुअली सेकेंड ईयर जो होगा वो तुम्हारी सोसाइटी का मोस्ट लाइकली तुम्हारा कंक्लूडिंग ईयर होगा। उसके बाद थर्ड ईयर में इतना कुछ सोसाइटी का रह नहीं जाता है कि तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओ, ठीक है। तो जो सेकेंड ईयर है वो कैबिनेट होल्ड करते हैं, और जो जूनियर मेंबर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, वो जूनियर मेंबर की तरह काम करते हैं। तो ये तो है एक बेसिक स्ट्रक्चर या फिर आउटलाइन सोसाइटी की। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में तुमने बहुत सारे सीनियर से बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस सुने होंगे, एंड दैट इज़ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अगर मैं ब्रीफली समझाऊं, देखो सबसे पहले होता है तुम्हारा GD राउंड, नहीं GD से भी पहले इनफैक्ट एप्लीकेशन फॉर्म्स खुलते हैं। अगर तुम्हें किसी भी सोसाइटी में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले तुम जाके उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। एक गूगल फॉर्म होता है जो तुम्हें अच्छे से भरना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ग्रुप डिस्कशन राउंड, जो एलिमिनेटिव होता है। यूजुअली एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इवेल्युएटिव होते हैं,
एलिमिनेटिव नहीं होते, बट कुछ सोसाइटीज ऐसा कर सकती है कि अगर उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई तो वो एप्लीकेशन फॉर्म को भी एलिमिनेटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है जिसके अंदर तुम्हें एक टॉपिक दिया जाता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, रिजर्वेशन के बारे में हो सकता है, करप्शन के बारे में हो सकता है, बहुत फनी टॉपिक्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन के अंदर। यूजुअली 9 या 10 या फिर 7-8 लोगों का ग्रुप बनता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस द सोसाइटी हैज रिसीव्ड, एंड उसमें वो कुछ लोगों को 2 या 3 या फिर 4-5 लोगों को सिलेक्ट करते हैं फॉर द PI राउंड। अब PI राउंड क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू, जिसके अंदर जो सीनियर मेंबर्स है, जो तुमसे एक ही साल बड़े हैं, जो कैबिनेट होल्ड कर रहे हैं, वो तुम्हारा PI लेंगे, यानी कि तुम्हें पूरा अच्छा खासा वैसे मैं ग्रिल कहना चाहती हूँ बट नहीं, तुम्हारा अच्छे से इंटरव्यू ले लेंगे और तुम्हें बहुत जो है चीज़ें पता होना चाहिए PI से पहले। तो देखो, हम सोर्सेज ऑफ प्रेपरेशन के बारे में भी बात करेंगे, पर सबसे पहले ये समझ लो कि ये तो है हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और तुम्हें ये सब सुन के ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का वो बहुत ज़्यादा रिगरस होता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ करी, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा या फिर एक GD दिया तो तुम्हारा हो जाएगा। यूजुअली 3 to 4 स्टेजेस होते हैं, कुछ सोसाइटीज़ 5 to 6 तक भी हो जाता है। और बहुत सारे सोसाइटीज ऐसा भी करती है कि कुछ वो कंपटीशन करवाते हैं एंड दे गिव यू डायरेक्ट एंट्री टू PI राउंड विदाउट इवन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द GD राउंड, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कर सकती है सोसाइटी, जिसके थ्रू तुम डायरेक्ट PI राउंड में पहुंच सकते हो, एंड उसके बाद अगर तुम्हारा PI राउंड जो है पर्सनल इंटरव्यू राउंड वो क्लियर होता है तो तुम सोसाइटी के मेंबर बन जाते हो। तो ये तो हो गया हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो चलो अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ प्रेपरेशन की। अब प्रेपरेशन कैसे करनी है? सबसे पहले जो तुमने गूगल फॉर्म भरा है उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी मेरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम, फर्स्ट ईयर के टाइम पे, जब मैंने सोसाइटीज़ के जो फॉर्म्स है वो तो ज़रूर भरे थे, वो तो मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ के लिए भरे थे, बट मैंने किसी भी सोसाइटी का ऐसे अच्छे से जो भी मैंने लिखा है उसको अच्छे से मेमोराइज नहीं करा या फिर कहीं पर भी स्टोर नहीं करा, स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए। शाबाश! मेरा GD वगैरह तो क्लियर हो जाता था, बट PI में जब वो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस पूछते थे ना, तो मैं खुद ही याद नहीं कर पाती थी कि मेरी क्या प्रेफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ विंग्स, कि मुझे किस विंग में काम करना है, वो भी मुझे याद नहीं आता था। मैंने किस पर्सनैलिटी ओरिएंटेड या फिर HR क्वेश्चन का कैसे जवाब दिया है, किस पिक्चर इंटरप्रिटेशन में मैंने क्या जवाब दिया, मैं कंप्लीटली क्लूलेस हो जाती थी। तो ये गलती मत करना, एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से स्टडी करना, क्योंकि उसी पे वो तुम्हें क्वेश्चन पूछेंगे कि तुमने ये आंसर लिखा है तो क्यों लिखा है, ये प्रेफरेंस फर्स्ट तुमने रखी है, फॉर एग्जांपल तुमने कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विंग को पहले पे रखा है, वो क्यों रखा है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को रखा है तो वो क्यों रखा है, तुम्हारे पास ऐसी क्या स्किल्स है जो इस विंग में तुम काम करने के लिए अच्छे से तुम कर पाओगे, सूटेबल क्यों हो तुम उस विंग के लिए। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो PI राउंड में पूछे जाते हैं। देखो, अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म बोलूँ तो वो तो तुम अच्छे से भर सकते हो, पर एक चीज का ध्यान रखना कि AI कम से कम यूज करना, क्योंकि देखो AI डिटेक्टर सबके पास होता है, कोई भी यहाँ पर इतना इग्नोरेंट नहीं है कि उन्हें नहीं पता चलेगा कि तुमने AI यूज करा है। मेजॉरिटी लोगों को सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, अगर जब भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं तो सबसे पहले उसको AI डिटेक्टर पे डालते हैं, एंड अगर तुमने AI यूज करा है तो तुम्हें PI में इतना ज्यादा ग्रिल करेंगे कि तुम्हारा पूरा मोरल डाउन हो जाएगा। तो AI बिल्कुल मत यूज करना एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए, खुद अपना दिमाग लगाना। अगर कोई चीज नहीं पता है तो तुम उसको जेन्युइनली अपने दूसरे टैब पे GPT खोल के रिसर्च कर सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, पर आंसर जो है वो तुम्हारा खुद का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। अगर मैं GD की बात करूं तो GD के लिए तुम्हें कुछ सेपरेट मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पर कोशिश करना कि GD के टाइम पे तुम बहुत अपना पॉइंट जो है वो बोल दो। ऐसा नहीं कि तुम एकदम कंप्लीटली साइलेंट बैठे हो। GD का भी एक फॉर्मेट होता है, ओपनिंग स्टेटमेट, डिस्कशन एंड देन क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो तुम्हें थोड़ा अवेयर होने चाहिए तुम कि GD कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, कैसे कैसे टॉपिक्स हो सकते हैं, एंड व्हेनेवर दैट GD इज एक्चुअली हैपनिंग जस्ट ट्राई टू पुट फोर्थ योर पॉइंट। उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, डिबेट नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना है, पर जो भी बोलो थोड़ा लॉजिक बनना चाहिए, एंड कन्फाइन टू द टाइम लिमिट। अगर 1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट है तो 1 मिनट तक बोलो। GD के लिए तुम्हें ज़्यादा अपने आप से प्रेपरेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, पर जब भी GD हो रहा हो तो थोड़ा सा तो आ जाते हैं PI के लिए।
अब पीआई में क्या करना होता है, सबसे पहले तो मैं बता ही चुकी हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो ये तो चीज़ तुम्हें करनी ही है। और तुम पीआई के लिए क्या कर सकते हो कि तुम किसी भी सोसाइटी की वेबसाइट को देख सकते हो, इंस्टा पेज को देख सकते हो, लिंक्डइन को देख सकते हो। जितने भी रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल है या फिर थोड़ा बहुत रिसर्च करनी पड़ रही है सोसाइटी के बारे में, तो वो प्लीज़ करके जाओ, क्योंकि उसके बारे में तो पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी उस सोसाइटी में कितने जो है कैबिनेट मेंबर्स है, कितने साल से वो सोसाइटी ऑपरेट कर रही है, एनुअल फेस्ट कौन सा है, सेमी एनुअल फेस्ट कौन सा है, ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन है जो तुम्हें पता होने ही चाहिए। ये तुम्हारी बेसिक अवेयरनेस दिखाता है सोसाइटी में। तुम्हें अगर अपनी अननेसेसरी ट्रोलिंग या फिर ग्रिलिंग से बचना है तो थोड़ा प्रिपरेशन करके जाना। सीनियर अपनी स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्स करते हैं, वो तुम्हें थोड़ा सा होता है ना, पुश कर सकते हैं तुम्हारा ये चेक करने के लिए कि तुम स्ट्रेस सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होने वाले क्वेश्चंस पूछेंगे, तो बस उस इंटरव्यू को सर्वाइव करना है। तुम्हें पहले से एक्सपेक्ट करना है कि ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है। अगर तुम पहले से एक्सपेक्ट करोगे तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओगे कि कैसा इंटरव्यू हमें फेस करना होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा ही, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि बहुत ही तुम्हारा अच्छे से प्यार से भैया दीदी जो है वो इंटरव्यू लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल इंटरव्यू होता है। इनफैक्ट बहुत सोसाइटीज ऐसी भी होती है जो ड्रेस कोड भी बताती है कि तुम्हें क्या पहन के आना है, विच डिस्प्लेज देयर प्रोफेशनलिज्म। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं पीआई के बारे में ध्यान रखने की। तो ये हो गया हमारा सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन। अब आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड मोस्ट लाइकली लास्ट चीज़ होगी इस वीडियो की कि व्हाट इफ अगर नहीं होता है सोसाइटीज़ के अंदर। तो देखो, तुम्हारा हो सकता है कि टियर 1 सोसाइटी में ना हो तो तुम टियर 2 सोसाइटीज़ के लिए भी अप्लाई करो। मेरे हिसाब से तुम्हें सारी सोसाइटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए जिससे थोड़ा बहुत भी तुम्हारा इंटरेस्ट मैच हो। ऐसा सोचते हो कि सिर्फ 2 या 3 सोसाइटीज़ में अप्लाई करेंगे एंड उसी में हो जाएगा, तो ऐसे चांसेस बहुत कम है। और अगर फॉर एग्जाम्पल इन सारी चीज़ों के बाद भी, इतनी अच्छी प्लानिंग प्रिपरेशन के बाद भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, सिर्फ सोसाइटीज़ नहीं है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस है, और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब कॉलेज लाइफ के अंदर। कि देखो तुम नए नए आए हुए हो अभी कॉलेज के अंदर, बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी, ओवरवेलमिंग होगी, तुम्हें ऐसा अच्छा फील नहीं हो रहा होगा कॉलेज के अंदर वैसे भी। एंड सोसाइटीज़ का इंटरव्यू से तुम और थोड़े से अंदर से इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। सो दैट्स पॉसिबिलिटी, पर ध्यान रखना इट्स वेरी नॉर्मल, सबके साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ भी होगा। जस्ट अ फेस, हमने भी फेस करा है, हमारे जूनियर जो सेकेंड ईयर है उन्होंने भी फेस करा है, एंड सीनियर्स ने भी फेस करा है। सो समथिंग दैट इज हैपनिंग ओनली टू यू। एंड तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा एक लिमिट क्रॉस कर रहा है जो सीनियर मेंबर है या कैबिनेट है, तो तुम इजीली विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा प्राइमरी होती है, उस बात को ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि सामने वाला कुछ भी बोले तो सुनते रहना, एक लिमिट होती है जो किसी को भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। एंड अच्छे से प्रिपेयर करो, और भी कुछ भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता ही सकते हो। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी डील करने की। जो एक्सपोजर, जो ग्रिलिंग, जो तुम्हारा मेंटल इम्यूनिटी और इमोशनल इम्यूनिटी सोसाइटीज़ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो बना देगा, वो बहुत क्रूशियल हो जाएगा तुम्हारी बाकी की कॉलेज लाइफ के लिए। एंड अगर तुम्हारा अच्छे से हो जाता है किसी ना किसी सोसाइटी के अंदर, तो वो तुम्हें बहुत अच्छा जो है एक्सपोजर मिलेगा, कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करने का एक नया डायमेंशन ही मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अप्लाई तो करना ही, ऐसा नहीं करना कि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल आउट ना करो, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। हाँ, तुम करते हो फिर इतना अच्छा टर्न आउट नहीं होता है, तो डेफिनेटली फिर तो बहुत सारे ऑप्शंस है कोर्सेज सर्टिफिकेशंस के, जिसके बारे में अगर तुम्हें जानना है तो मुझे बता देना, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।